तब क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, जैसा कि पता होगा आपको कि हम लोग मॉडल वर्ब पे चर्चा कर रहे हैं लगातार, और शायद ये मॉडल वर्ब का अंतिम क्लास होने वाला है। इसके बाद हम लोग मॉडल वर्ब के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे कि उसका क्वेश्चन बहुत सारा हम लोग बनाएंगे। अभी हम लोग मॉडल वर्ब में मात्र हमारे पास और 3 मॉडल वर्ब पढ़ने के लिए बचा है, जिसमें से एक का नाम है नीड नॉट, एक का नाम है डेयर नॉट, है ना, और एक का नाम है वुड। तो सबसे पहले हम लोग नीड नॉट और डेयर नॉट, इस दोनों मॉडल वर्ब को हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नीड नॉट और डेयर नॉट, ये दोनों ही मॉडल वर्ब जो है वो बाकी सारे मॉडल वर्ब से थोड़े से अलग है। नीड नॉट हो गया और डेयर नॉट हो गया। क्यों अलग है इस विषय पे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए अभी तक आपको जितने भी मॉडल वर्ब्स पढ़ने को मिले, लाइक कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, है ना, शुड, वो सारे के सारे मॉडल वर्ब तो थे। और आपको ये भी पता है कि मॉडल वर्ब जो है वो एक प्रकार का एक्सिलरी वर्ब है, पता है ना, मॉडल वर्ब एक प्रकार का एक्सिलरी वर्ब है। तो वो सारे के सारे एक्सिलरी वर्ब थे, सहायक क्रिया का कार्य करते थे। लेकिन नीड और डेयर के साथ ऐसा नहीं है। नीड और डेयर ये दोनों जो है ऐसे मात्र मॉडल वर्ब है जो एक्सिलरी वर्ब का काम करने के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं, मुख्य क्रिया का भी काम करते हैं। नीड नॉट जो है और डेयर नॉट, ये दोनों जो है वो एक्सिलरी वर्ब का तो काम करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ बेटा और किसका काम करता है? मेन वर्ब का, जिसे हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए कभी कभी नीड और डेयर को हम लोग मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी वर्ब का नाम दे देते हैं। यही इसमें कारण है। जैसे देखेंगे हम लोग एक दो पहले एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे बारीकी से। जैसे देखो, हमने कहा कि ही नीड्स यू, ही नीड्स यू, मतलब उसको तुम्हारी आवश्यकता है, ही नीड्स यू। अब यहां पर बेटा ये जो ही है ये आपका काम कर रहा है किस चीज का? सब्जेक्ट का। और ये जो नीड्स है यहां पर ये काम कर रहा है किस वर्ब का? जरा ध्यान से बताइएगा, मेन वर्ब का, प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन एक और सेंटेंस देखिए, मैं एक और सेंटेंस दिखाता हूं। मैंने कहा कि ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर। अब इस सेंटेंस में बेटा ही जो है ना वो अपना क्या है? सब्जेक्ट है, और गो जो है ना ये अपना कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। लेकिन ये नीड नॉट जो है ना ये यहां पर काम कर रहा है किस वर्ब का? एक्सिलरी वर्ब का। आ रहा बात समझ में? अब देखो दोनों में अंतर समझो बड़े ध्यान से, कि यहां पर ही के साथ बेटा क्या आया है? नीड्स, मतलब उसके रूप में क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है, बदलाव हो गया है। लेकिन यहां पर ही के साथ क्या आया है? नीड, नीड, नीड। ही के साथ नीड्स, लेकिन ही के साथ क्या? नीड। मतलब तुम यहां से एक अनुमान लगा सकते हो कि सर नीड और डेयर ये दोनों जब कभी भी बेटा पॉजिटिव वाक्य में आएंगे, बड़ा ध्यान से समझना है, ये दोनों भी जब कभी किस सेंटेंस में आएंगे? पॉजिटिव सेंटेंस में आएंगे। वैसी अवस्था में नीड और डेयर जो है वो अपने आप को किसके अनुसार बदल लेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। क्यों बदल लेंगे? थोड़ा सा इसका जवाब हम यहां से देख लेते हैं। क्यों बदल लेंगे? देखो अब हमने यहां पर लिखा आई और इसके बाद क्या लिखा? ईट। और मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा ही और इसके बाद क्या लिखा बेटा? ईट्स। अब मैं पूछूंगा कि आई और ही ये दोनों क्या है? ईट और ईट्स दोनों क्या है? मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। क्लियर है ना सर? ये मेन वर्ब है। मतलब क्या कि मेन वर्ब जो है, प्रिंसिपल वर्ब जो है वो अपने आप को किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। लेकिन मॉडल वर्ब अपने आप को सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है। यही हमने सिखाया था ना। देख लो कि आई उसके साथ क्या लिखेंगे? ही, इसके साथ भी क्या? सी, इसके साथ भी क्या? ऐसा हुआ क्या कि आई के साथ कैन लिखे और ही के साथ कैंस लिख दिए? नहीं। मतलब तुम यहां पे कुछ समझना चाह रहे हो तो समझो कि सर अब समझ में आया कि ये जो अपना नीड और डेयर जो है वो तो एक्सिलरी वर्ब का भी काम कर रहा है और किस चीज का?
मेन वर्ब का भी काम कर रहा है, प्रिंसिपल वर्ब का भी काम कर रहा है। लेकिन सर जब ये नीड पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा तभी ये काम करेगा किस चीज का, मेन का, मेन वर्ब का। जब ये डेयर पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा तभी ये काम करेगा किस चीज का, मेन वर्ब का। लेकिन जब ये नीड जो है वो निगेटिव सेंटेंस में आ जाए, जब ये नीड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाए, वैसी स्थिति में काम करेगा किस चीज का, एक्सिलरी वर्ब का। और एक्सिलरी वर्ब में ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉडल वर्ब। मतलब दो बात समझ में आया तुमको कि नीड और डेयर ये दोनों मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब का काम करता है। लेकिन मेन वर्ब अपने आप को सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते रहता है, बदलते रहता है, परिवर्तित करते रहता है। मतलब जब नीड या डेयर पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा तो खुद को सब्जेक्ट के अनुसार क्या कर लेगा, बदल लेगा। लेकिन जब नीड और डेयर निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा वैसी स्थिति में यह सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को नहीं बदलेगा। मतलब तात्पर्य कि नीड और डेयर पॉजिटिव सेंटेंस में बन जाते हैं मेन वर्ब, और नीड नॉट और डेयर नॉट जो है वो इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में बन जाते हैं कौन से वर्ब। इसीलिए जब तुम 13 मॉडल वर्ब पढ़ते हो तो उसमें कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, वुड, शुड, यूज टू, ऑट टू, नीड नॉट कहा जाता है, नीड नहीं कहा जाता है। डेयर नॉट कहा जाता है, डेयर नहीं कहा, क्योंकि डेयर कहने का मतलब वो चला गया किस में, मेन वर्ब में। नीड नॉट कहोगे तब वो मॉडल वर्ब में है, डेयर नॉट कहोगे तब वो मॉडल वर्ब में है। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ है ना। तो यहां से इस बात को सीखे। अब नीड और डेयर का यूज कहां होता है इस चीज पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। अब हमें क्या देखना है कि नीड और डेयर का प्रयोग किस लिए होता है। अभी हमने देखा कि नीड और डेयर का प्रयोग कहां होता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी होता है, निगेटिव सेंटेंस में होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में जब होगा तो ये काम करेगा प्रिंसिपल वर्ब का, जब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होगा तो काम करेगा मॉडल वर्ब का। लेकिन आखिर पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में आके नीड और डेयर करता क्या है, करता क्या है से क्या तात्पर्य है कि जैसे कि सर हम लोगों ने पढ़ा कि कैन का यूज होता है प्रेजेंट की क्षमता को दर्शाने के लिए, कुड का प्रयोग होता है भूतकाल की क्षमता को दर्शाने के लिए, शुड का प्रयोग होता है सजेशन देने के लिए, मस्ट का प्रयोग होता है अनिवार्यता को दर्शाने के लिए, और टू का प्रयोग होता है नैतिक सुझाव को दर्शाने के लिए। उसी तरह से नीड का प्रयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है, और डेयर का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए यदि मैं सबसे पहले बेटा नीड पे बात करूंगी तो नीड का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है आवश्यकता को दर्शाने के लिए। किस चीज के लिए बेटा, आवश्यकता को। इसे आवश्यकता कह सकते हैं या जरूरत कह सकते हैं। जब आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना हो तो वैसी स्थिति में हम लोग नीड का प्रयोग करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो या निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, हर जगह नीड का यूज होगा। जैसे कि एगो फिल्म में गाना है, मुझे तेरी जरूरत है तुझे मेरी जरूरत है, नहीं समझ में आया। तब क्या बोला, देखो बोला क्या कि आई नीड यू, आई नीड यू मतलब मुझे तुम्हारी जरूरत है ना। और मान लो ऐसे मैंने कह दिया क्या कि सी नीड्स मी, मतलब क्या कि उसे मेरी जरूरत है। आ रहा समझ में, पॉजिटिव सेंटेंस में आया है ना, बोलो यार बदला है कि नहीं बदला है, अब बताओ कि नीड और नीड्स यहाँ पर जो है प्रिंसिपल वर्ब है कि मॉडल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है। आ रहा समझ में। तो नीड का प्रयोग होता है आवश्यकता या जरूरत दर्शाने के लिए। जैसे देखो मैंने कहा कि यू नीड नॉट यूज मोबाइल इन द क्लासरूम, यू नीड नॉट यूज मोबाइल इन द क्लासरूम। अब जरा देखो तो कि यहां पर जो है वो क्या है, नीड नॉट मेन वर्ब है या मॉडल वर्ब है, सर मॉडल वर्ब है। आ रहा समझ में। लेकिन यहां पर भी किस चीज को दर्शा रहा है, आवश्यकता को, जरूरत को। बोले कि देखो यार तुम्हें क्लासरूम में मोबाइल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से देखो जब शुड पढ़ा रहे थे तो एक हिंदी में मैंने एग्जाम्पल लिख दिया था, हिंदी में मैंने एग्जाम्पल लिखा था क्या कि मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए। अब चूंकि तुम लोगों को पढ़ाया गया था पहले कि चाहिए का प्रयोग वहां करेंगे जहां शुड रहेगा, लेकिन बाद में अभी मैंने सुधार दिया कि शुड का प्रयोग कहां होता है। तो अभी बहुत सारे लड़के ने इसका बना दिया, क्या बना दिया, आई शुड टी,
आई शुड टी, जो कि पूरी तरह से गलती हो गई। क्यों गलती हुआ कि यहां पर ये जो भी है इसको चाय की क्या है, जरूरत है, आवश्यकता है, तो ये इस तरह से बोलता क्या कि आई नीड टी, आई नीड टी, मुझे चाय की जरूरत है या मुझे चाय की आवश्यकता है। तो जब कभी आवश्यकता या जरूरत को दर्शाना होता है तो उसे दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नीड का। बोलो नहीं आया समझ में, ठीक है। नीड के बाद बेटा अगला जो है उसका नाम क्या है, डेयर। अब सर डेयर का प्रयोग कहां होगा, जरा ध्यान से इसको समझना है क्योंकि नीड इतना ये आसान नहीं है। कहा गया कि डेयर का जो प्रयोग होगा वो होता है दुस्साहस को व्यक्त करने के लिए। अब बहुत सारा लड़का बोलेगा सर साहस तो समझते हैं क्या होता है, लेकिन दुस्साहस क्या होता है इसको समझिए। देखिए मान लीजिए कि आपके घर में बहुत बड़ा सांप निकल गया और आप भागे नहीं और आपने डंडा उठाया और उस सांप को अंततः मार दिया। हम कहेंगे कि लड़का बहुत साहसी है, लड़के के पास बहुत साहस है। लेकिन मैंने मना किया कि देखो भाई क्लास में मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, तो वो तू मोबाइल निकाल के खेसरिया का गाना पानी पानी बजा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में कहेंगे कि लड़का बहुत ज़्यादा दुस्साहसी है। मतलब जिस काम को करने के लिए मना कर दिया जाए फिर भी वो काम कोई जबरदस्ती करता है तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, दुस्साहस। चलिए दुस्साहस को एक और लॉजिक से समझिए। पहले के जो पिक्चर होते थे 1990 से 2000 तक के लगभग जो पिक्चर होते थे, तो उस पिक्चर की बड़ी ही साधारण सी एक कहानी होती थी। कहानी ये है कि बेटा जो हीरो है, एक्टर है, वो बहुत ही गरीब फैमिली से है और जो एक्ट्रेस है, हीरोइन है, वो बड़ी ही रिच फैमिली से है। और बेचारा हीरो जो है, एक्टर जो है, वो अपनी टूटहिया साइकिल पे चला चला के कॉलेज जा रहा है और उधर से एक्ट्रेस जो है वो अपनी शानदार कार में हाहाकार मचाते हुए कॉलेज आ रही है। अब तवे बीच में पड़ जाते हैं इसका बिना ब्रेक वाला साइकिल और उधर से कार लाके मारती है कि इसका साइकिल हवा में उड़ जाता है, नहीं समझ में आ रहा है। और फिर देखना कि गेट खोल के उधर से निकलती है, बोलती अंधे हो क्या, दिखता नहीं तुम्हें, नहीं समझ में आ रहा है, सुने हो ना। और ये कहते हुए हीरो को एक थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा देती है। सारे फिल्मों में लगभग पहले कहानी होता था, हीरो बेचारा क्या कर लेता है, हाथ पकड़ लेता है। अब छिटक के उसे हाथ छोड़ाती है एक्ट्रेस और कहती है हाउ डेयर यू टू टच मी, नहीं समझ में आया। मैंने तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी दुस्साहस कैसी हुई कि तुमने मुझको छुआ, टच किया, ताजमहल है, लेटा जाएंगी, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, डेयर का। जब कभी भी दुस्साहस का दर्शाना हो, दुस्साहस का प्रयोग होता हो तो हम लोग डेयर लगा देंगे। कोई दिक्कत है क्या, नीड और डेयर समझ गए हैं। चलिए इसका नोट्स बना लेते हैं। देखिए तो एक अंतिम हमारा जो मॉडल वर्ब बच गया है, जिस मॉडल वर्ब का बेटा हम लोगों ने क्या नाम दिया है, वुड, WOULD, वुड। LD लगा तो इसको उल्ड नहीं पढ़ देना है, वुड होता है, वुड। देखो वास्तव में ना इसको मैंने अंत में रखा है और बड़ा ही थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। कंफ्यूजन क्या है उस चीज को पहले समझते हैं, फिर वुड का प्रयोग किन किन स्थितियों में होगा उसको भी समझा जाएगा। देखो कि जब आप वुड का हिंदी अर्थ निकालने का प्रयास करते हो तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाता है, गा, गे और गी। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी आपको एक हिंदी अर्थ मिला था गागे गी का, किस चीज से, सैल और विल से। तो दोनों का ये हिंदी अर्थ होता है गागे गी। अब जो लोग बड़े ही थोड़े से स्मार्ट बनते थे कि जिस वाक्य के अंत में गागे गी रहेगा वहां पे शैल या विल लगा देंगे, तो अब तो उसके लिए भी कंफ्यूजन हो गया ना, क्योंकि शैल या विल के अलावा वुड का भी प्रयोग ऐसी स्थिति में हो सकता है। लेकिन देखो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है इस चीज को समझना है। देखो थोड़ा सा एक बात और समझ लो, जिस तरह से तुमने क्या देखा कि कैन का यूज प्रेजेंट टाइम के लिए होता है और कुड का यूज किसके लिए होता है, पास्ट टाइम के लिए होता है। मे का यूज प्रेजेंट टाइम के लिए होता है और माइट का यूज पास्ट टाइम के लिए होता है। उसी तरह से शैल और विल का यूज होता है फ्यूचर के लिए और वुड का यूज होता है पास्ट के लिए। मतलब शैल और विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वही क्या होता है, वुड होता है। शैल या विल जो काम अपना फ्यूचर टाइम में करते हैं वही काम वुड किस टाइम में करता है, पास्ट टाइम में करता है। नहीं आया समझ में, कुछ समझ में आ रहा है। अब चलो देखो दोनों को समझाते हैं थोड़ा सा, एक एक वाक्य लिखकर। तुमने कहा सर हम नहीं मानेंगे, तो क्यों, तो मैं कल पटना जाऊंगा।
आपने कहा सर अब नहीं मानेंगे, मैं कल पटना जाऊंगा, हम कल पटना जाएंगे, है ना। तो मैं कल पटना जाऊंगा, तो कल से आपका फ्यूचर का बोध आ रहा है, तो आप लिखेंगे क्या बेटा कि आई शैल गो टू पटना टुमारो, आई शैल गो टू पटना टुमारो, आई शैल गो टू पटना टुमारो। आ रहा समझ में। लेकिन देखो तुमने कहा फिर से सर, बोले बोलो बेटा, मैंने सोचा था कि मैं कल पटना जाऊंगा, नहीं जा पाए तो तुमने कहा मैं कल पटना जाऊंगा। अब देखो दोनों में अंतर समझो। ये वाला जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें शैल और विल का यूज हुआ है और वो किस चीज को दर्शा रहा है, फ्यूचर को। लेकिन यहां पे बोला मैंने सोचा था, कि पहले मैंने सोचा था को कर लो, बोला क्या आई थॉट, थिंक मतलब सोचना, उसका वर्ब टू होता है थॉट। और मैं न जाने कई बार बता चुका हूं कि किसी भी वाक्य में वर्ब टू लग जाए मतलब वो वाक्य किस टाइम का बन जाएगा, पास्ट टाइम का। तो तुमने कहा आई थॉट, की के लिए लिखा दैट। अब देखो गागेगी है और यदि तुमको नॉलेज नहीं है तो तुम लिख दोगे कि आई शैल गो टू पटना, बस हो जाएगा गलती। क्योंकि यहां पर यदि पास्ट लग गया है तो अब इधर भी हमको वही चीज लगाना है जो पास्ट से संबंधित हो। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, आई वुड गो टू पटना, आई वुड गो टू पटना। तो आपने क्या समझा यहां पर कि जब गागेगी का प्रयोग फ्यूचर के लिए हो तो शैल या विल लगाएंगे। मैं कल पटना जाऊंगा, हाँ वो तो यस्टरडे हो जाएगा, वो ठीक है, यस्टरडे हो जाएगा। तो जब गागेगी का प्रयोग फ्यूचर के लिए हो रहा है तो शैल या विल लगाएंगे। लेकिन जब यही गागेगी का प्रयोग पास्ट के लिए हो रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि शैल या विल का पास्ट फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, वुड होता है। बोलो बात समझ में आया है, कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं। वुड का एक दो और भी यूज है। देखिए बेटा वुड का एक और यूज होता है, और वो एक और यूज होता है कि वुड का प्रयोग होता है बेटा इमेजिनेशन को दर्शाने के लिए। इमेजिनेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं कल्पना, कल्पना। और वो भी किस चीज की कल्पना, तो कुछ करने की कल्पना। ध्यान से देखना, कुछ करने की कल्पना को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज का, वुड का। देखो जैसे तुमने कहा सर इफ आई वुड फ्लाई, इसका मतलब पता है क्या होगा, यदि मैं उड़ता, यदि मैं उड़ता। ऐसे समझो, ऐसे समझो। तुमने कहा सर, बोले बोलो बेटा, यदि मैं धोनी होता, यदि मैं धोनी होता। तो धोनी होने की कल्पना किया है, तो होने की कल्पना के लिए वेयर बताए हैं ना, जाके बी भर पढ़ना, उसमें बताए हैं, बी भर का वीडियो देख सकते हो। इफ आई वेयर धोनी, इफ आई वेयर धोनी, तो धोनी होता तो क्या करता, चेन्नई सुपर किंग्स में खेलता, चेन्नई सुपर किंग्स में खेलता। तो तुमने बोला क्या कि आई वुड प्ले, आई वुड प्ले इन चेन्नई सुपर किंग्स। आ रहा समझ में? तो जब कभी कुछ करने की कल्पना को दर्शाना हो तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, वुड। जैसे तुमने कहा कि यदि मैं लंदन में रहता, तो लंदन में रहने की कल्पना कर रहे हो, इफ आई वुड लिव इन लंदन। नहीं समझ में आ रहा है? यदि मैं पढ़ाता, इफ आई वुड टीच। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे आप समझ सकते हो। वुड का एक और प्रयोग हो गया कल्पना को दर्शाने के लिए। जब कभी वर्तमान समय में कुछ करने की कल्पना को दर्शाना हो तो वुड का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ है? वुड का बेटा एक और प्रयोग होता है, और वो प्रयोग होता है पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट का हिंदी हो जाएगा विनम्र आग्रह, विनम्र निवेदन। जब कभी पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाना हो तो हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? देखो रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए और भी शब्द है, जैसे प्लीज है, काइंडली है, इससे भी रिक्वेस्ट को दर्शाया जाता है। लेकिन वुड का प्रयोग जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो उसकी सहायता से भी हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो कि तुमने कहा मुझको सर would you like to have a cup of tea? Would you like to have a cup of tea? अब यहां पर हमने क्या लगाया है, would।
मतलब इसका मतलब क्या हो, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे? तो यहां पर क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है वुड की सहायता से। तो वुड को जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखा जाए और उससे रिक्वेस्ट किया जाए, वैसी स्थिति में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये वुड के 3 यूज थे, इसको भी मैंने बता दिया। और इस तरह से मॉडल वर्ब और एक्सिलरी वर्ब दोनों को मैंने समाप्त किया। एक्सिलरी वर्ब के जो भी 24 एक्सिलरी वर्ब थे, एक एक पे हमने बड़े डिटेल में चर्चा किया है। सारी वीडियोस है, आप एक एक करके देख सकते हैं। और मुझे आशा है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और जो आपकी ज़िंदगी में एक्सिलरी वर्ब की समस्या बनी रहती है वो समाप्त हो जाएगी। देखिए, एक्सिलरी वर्ब ऐसे डायरेक्ट तो बहुत कम जगह प्रयोग होता है, लेकिन बिना एक्सिलरी वर्ब का आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते। ना टाइम एंड टेंस पढ़ सकते हैं, ना वॉइस पढ़ सकते हैं, ना नरेशन पढ़ सकते हैं। कोई भी टॉपिक को बिना एक्सिलरी वर्ब की सहायता से नहीं लिखा जा सकता है। अतः इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। अगली क्लास में मैं एक्सिलरी वर्ब पे बहुत सारा क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, जिससे एक्सिलरी वर्ब्स में जो भी आपका डाउट है वो खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।